हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलो, एक नई सीरीज लॉन्च करी है जिसका नाम है जीके और जीएस के लिए। पता है, ये जीके और जीएस काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहा हो, यूपीएससी से लेकर के चाहे आपका एक चपड़ासी तक का ही एग्जाम क्यों ना हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वहां पे जीके और जीएस का है, जिसमें आपको पता है कि काफी बड़े बड़े लेक्चर्स रहते हैं। बट आप जानती हो कि अपने पास शॉर्ट टाइम होता है और उसमें लेक्चर्स लेना कंफर्टेबल नहीं होता। और कितने लेक्चर्स लेंगे अगर हम भी लेक्चर्स लेना चाहे, इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट्स के। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स के हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। और जो अधिकतर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए अमित कोचिंग क्लासेस 360 की तरफ से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का तोड़ अब द्रोणाचार्य सीरीज के साथ होगा, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है। और ये सीरीज जब तक ऐसे मैं मान करके चल रहा हूँ कि 30-40 क्लास हम इसकी कर लेंगे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जीके और जीएस के अंदर। ठीक है। द्रोणाचार्य सीरीज के साथ करेंगे। और द्रोणाचार्य जी के बारे में आप जानते ही हो, वो महापुरुष जिन्होंने गांडीवधारी अर्जुना को तीर कमान चलाना सिखाया था, या फिर वो महान व्यक्ति जो हर चीज में क्या थे, पूर्ण थे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। भारत का मूल संविधान, सेगमेंट्स आपको पता ही रहेंगे ना, पता है सारे के सारे, मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड। भारत का जो मूल संविधान था वो कहाँ प्रकाशित किया गया था। संविधान हम पढ़ते ही हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। कहाँ प्रकाशित किया गया था, साथ में ये भी ध्यान देंगे, एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है जो शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। शिफ्ट जो सेकंड थे उसमें पूछा गया था 2017 का, कि जो भारत का मूल संविधान था वो कहाँ प्रकाशित किया गया था। ठीक है। प्रकाशन की डेट हम देख लेंगे, एक बार साथ में हम देखते हैं कि जो भारत का मूल संविधान था उसको 26 नवंबर 1945 को आपको पता है कि पब्लिश हो चुका था, अंगीकृत करा था। और साथ में कहता है कि आपको याद होगा 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा था, इसको अंगीकृत आत्मसमर्पित या प्रॉपर तरीके से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे, कब, 26 जनवरी 1950 को हमने प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया था पूरे भारत के अंदर। ठीक है। कहते हैं कि भारत का जो मूल संविधान था उसको प्रकाशित कहाँ किया गया था। याद रखेंगे, जो इसकी बैठक हो रही थी वो सारी की सारी दिल्ली में ही आयोजित की जा रही थी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर ए, दिल्ली। ठीक है। आंसर ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। मसौदा आयोग मतलब ड्राफ्ट कमेटी जो थी आपकी, जिसके अध्यक्ष आपको पता ही होंगे, कौन थे जिनके अध्यक्ष। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। विच लैंग्वेज डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी रिटन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2017 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देख सकते हो कितने इजी सी पॉलिटिकल से इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 के क्वेश्चंस में। ठीक है। पहला है, अंग्रेजी और हिंदी में, सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया था, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया था, अंग्रेजी हिंदी या उर्दू में, इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू। जल्दी बताएंगे किसमें लिखा गया था। आपको याद होगा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने दो लैंग्वेजेस को चूज करा था, जिसमें सबसे पहले हिंदी थी एंड इसकी इंग्लिश थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी सेम ए, हिंदी और इंग्लिश में ही इसको लिखा गया था। भारतीय संविधान को हिंदी और इंग्लिश में ही लिखा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है डियर।
लाइक और शेयर जरूर करना है और बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि ये सीरीज है, इसमें करीबन 25 से 30 के आसपास इसमें क्वेश्चंस रहा करेंगे। भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? उस वास्तुकार का नाम पूछ रहा है जिसने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। ध्यान रखेंगे, अधिकतर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे, तो हम गलत टिक लगा देते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये एकदम रॉन्ग है। ध्यान रखेंगे, ये एकदम रॉन्ग है। ये भी क्वेश्चन कब का है? शिफ्ट 1 का है, 2021 का, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके थे क्या थे? ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सी है इसका बाला साहेब गंगाधर खेर, डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो उनके रचयिता थे जिन्होंने उसको अपने हाथों से लिखा था, उनका नाम था प्रेम नारायण रायजादा। प्रेम नारायण, ठीक है, रायजादा, ये देखने के लिए मिलता है। और संविधान के हर एक पेज पे आपने देखा होगा, संविधान के हर एक पेज पे प्रेम लिखा हुआ मिलता है। उन्होंने अपने नाम को हर पेज पे क्या करा था? प्रदर्शित करा था। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज द मोस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? इतने इजी इजी क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं आपके CHSL में पूछा गया है, और MTS में भी 2017 में आया था, CHSL में भी 2017 में ही आया था, और शिफ्ट 2 में इसका देखने के लिए मिलता है। देखो कितने प्यारे प्यारे जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है इसके भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जल्दी, किसका है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका USA। ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित जो संविधान है वो किसका है? आपका भारत का है, इंडिया का। ठीक है, अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं, किसकी? मूल संविधान की बात करते हैं, संविधान को 2 भागों में बांटते हैं, मूल संविधान और एक वर्तमान का संविधान। मूल संविधान में आपको पता होगा कितने 395 से ज्यादा क्या थे? अनुच्छेद थे, जो आज भी बने हुए हैं। ठीक है, 8 इसके अंदर सूची थी और इसके अंदर 8 इसको 12 भागों में विभाजित किया गया था और 8 इसकी अनुसूचियां थी, जो बढ़कर के वर्तमान समय में कितने 12 तो इसके अनुसूचियां हो चुकी है और 22 इसकी भाग हो चुके हैं, और 395 प्लस आज भी इसके अंदर क्या है? आर्टिकल्स है। ठीक है, 395 इसमें आज भी आर्टिकल्स है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। कौन सा? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत SSC CGL में और SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास अपना खुद का लिखित संविधान नहीं है? क्या नहीं है? लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम USA कहते हैं, डी या फिर आपका बांग्लादेश। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, इसके पास अपना लिखित संविधान अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान कब का क्वेश्चन है? SSC CGL में पूछा गया था, 2017 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से कितने सारे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे, शिफ्ट में डिवाइड कर रखी है, 2017 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया
गया था। एसएससी एमटीएस शिफ्ट 1 का पेपर है 2019 का, जो डेट हुई थी आपकी 8 तारीख को हुआ था, 8/5/2019 को हुआ था। ए है इसका 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या 12 जुलाई 1947। कब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? कब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? जल्दी बताएंगे, जल्दी। कब अपनाया गया था? शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, जो भारतीय ध्वज है उसको तिरंगा कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर चक्र है, जिसके अंदर कितनी, जो आपके स्टेट्स को प्रदर्शित करता है, किसको? स्टेट्स को प्रदर्शित करता है। स्टेट से ध्यान रखेंगे, आपके पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। और बात हो रही है तिरंगे की, तो कहता है कि जो 12 अगस्त नहीं, 22 अगस्त नहीं, कहता है कि 12 जुलाई 1947 को, कब? 12 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 12 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे, 12 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था? ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे या डिजाइनर थे जिन्होंने डिजाइन करा था राष्ट्रीय ध्वज को? कहता है कि विच फ्रीडम फाइटर्स डिजाइन वाज द बेसिक ऑफ द करंट इंडियन नेशनल फ्लैग। एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे कब का है। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का। ध्यान रखेंगे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया। ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारतीय ध्वज का, तिरंगे का डिजाइन आपके सामने प्रस्तुत करा था, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करा था। उनका नाम था पिंगली वेंकैया, ठीक है। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी इज द राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग या नहीं हुआ था? विच मेटल वॉज नॉट यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 का आपको पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा? एंशियंट हिस्ट्री के बाद में करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा था? आपने सुना होगा, ये कांस्य युगनी सभ्यता थी, कॉपर युगनी सभ्यता थी। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें तांबा नहीं था, इसमें कांसा। आपने देखा होगा ये गोल्ड में भी व्यापार करा करते थे, परंतु हम ये नहीं सुनने को मिलता है कि लोह, आयरन का वहां पर यूज हमको बहुत देखने, ना के बराबर सुनने के लिए मिलता है। इसके बराबर, ना के बराबर। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी। अगर टाइम पीरियड की बात करता है तो आपको ध्यान रखेंगे 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी की है ये, ठीक है। कौन सी थी? ध्यान रखेंगे, कब खोजा गया था? तांबा नहीं है, लोहा। इसमें आयरन के अवशेष देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि पढ़ने के लिए मिलती है। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वेयर वाज द, ठीक है, एविडेंसेस ऑफ द बैकयार्ड फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। आपके बैकयार्ड्स के बारे में पूछ रहा है कि जो बैकयार्ड्स थे, जिनको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह थे, वो कहां से मिलते हैं? हड़प्पा। हड़प्पा तो खुद दे रखा है, मोहनजोदड़ो से नहीं देखने के लिए मिलता है। लोथल, लोथल कहां से देखने के लिए मिलता है? लोथल, ना कि रेखी गढ़ी से। ध्यान रखेंगे, लोथल में एक जगह पड़ती है सुत कोडरा। क्या? सुत का
गोड़ा करके एक जगह है, वहां पर हमको इसका लोथल के देखने के लिए मिलती है। और लोथल आपको पता होगा गुजरात के अंदर स्थित है। कहां पर? लोथल आपका गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कहां पर था आपका? लोथल गुजरात में देखने के लिए मिलते हैं अवशेष। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर्स वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? सेम वही देखेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है, जीके जीएस से ही संबंधित है। ध्यान रखेंगे, आपको याद होगा 1921 में दो भाई थे जिनका नाम क्या था? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी के माध्यम से दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी के माध्यम से इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन 1919 में आपको याद होगा कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी? 1925 1923 राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कई घटनाओं का इन्हीं वर्षों में, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इन्हीं वर्षों में आपकी कई सारी घटनाओं को घटित किया जा रहा था। और कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा था? वैदिक काल में बारे में बात कर रहा है, कहता है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट वेद इन द वैदिक पीरियड। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थववेद? ध्यान रखेंगे, वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट वेद था ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद एक ऐसा वेद था जो वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। और इनका संकलित करने में जो अन्य अदर आपके वेद थे, जैसे कि सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अर्थवेद हो गया, इनका संकलन हम अलग अलग समय पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? कहता है हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र इन द वैदिक पीरियड? ध्यान रखेंगे, वशिष्ठ जी ने करी थी, विश्वामित्री जी, अगस्त्य या फिर आपके याज्ञवल्क्य? याज्ञवल्क्य। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र जी के माध्यम से। आपको याद होगा ऋषि विश्वामित्र जी के माध्यम से ही गायत्री मंत्रों का संकलित किया गया था वैदिक पीरियड के अंतर्गत ही। ठीक है, और गायत्री मंत्र हमको किस वेद में देखने के लिए मिलता है? याद करेंगे, मंडकोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। सॉरी, मंडकोपनिषद से आपको सत्यमेव जयते के बारे में बात करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से देखने के लिए मिलता है? मंडकोपनिषद से देखने के लिए मिलता है, जो वैदिक पीरियड का ही एक उपवेद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उद्धार पत्र? देखेंगे, चयनात्मक उद्धार पत्र कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उद्धार पत्र है? सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्टेड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट? देखेंगे, 2024 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट एसएससी C2 में पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा होता है? देखेंगे, कहता है ऑप्शन ए CRR, ऑप्शन ए है CRR, ऑप्शन डी बैंक दर या फिर बैंक रेट, क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशो। ऑप्शन ध्यान देंगे, ऑप्शन कौन सा राइट है? CGL CPU 2024 का पूछा गया क्वेश्चन
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बैंक दर, बैंक क्रेडिट क्या रखेंगे, बैंक रेट इसका ऑप्शन है। वही जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड करता है। परिवर्तनीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से की गई थी? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी है, और इजी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि दो सेगमेंट से पूछा गया है। एक तो आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी का फेवरेट ही रहता ही है। साथ में कहते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है जो शिफ्ट सेकंड में देखने के लिए मिलता है। 2024 का शिफ्ट सेकंड का एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 6 5 ईयर प्लानिंग्स में, चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5 ईयर प्लानिंग्स, 8 5 ईयर प्लानिंग्स या 5th 5 ईयर प्लानिंग। ध्यान देंगे फर्स्ट और सेकंड जो 5 ईयर प्लानिंग्स थी उसमें पहले जो 5 ईयर प्लानिंग्स थी उसमें एग्रीकल्चर पे दिया गया था, सेकंड आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी उस पर ध्यान दिया गया था। बट जो कहता है कि जो आपके माउंट एवरेस्ट टाइप के जो एरियाज थे जिसके अंदर आपको कह रहा था कि विच इज द जो हिली टाइप के जितनी भी एरियाज थे उसको डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था वो 5th पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। 5th ध्यान रखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5th पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने हैं साथ में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों शामिल किया जाता है, क्यों नहीं शामिल किया जाता? राष्ट्रीय आय, जब हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, व्हाई आर द इंटरमीडिएट्स, why are the intermediate goods not including the national income? एसएससी सीपीओ 2024 में शिफ्ट 3 का ही क्वेश्चन है। कहता है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उस समय जो हम नेशनल क्रेडिट होता है मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों उसमें शामिल नहीं करते। मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब जो हम घरों में यूज करते हैं या जिनको भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करा जाता है क्योंकि उनको पता है उनका रेट कभी भी बढ़ता है और कभी भी घटता रहता है। ठीक है, कह रहा है दोहरे लेखांकन से बचने के लिए, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग के लिए मध्यवर्ती वस्तुएं आय को घटाती है। कहता है कि जो मध्य वस्तुएं हैं वो आय को क्या कम करती है आपकी? नहीं, हमारी जो मध्य वस्तुएं वो आय को बिल्कुल भी कम नहीं करती है। मध्यवर्ती वस्तुएं आय में वृद्धि करती है? नहीं करती, ना तो आय में वृद्धि करती है और ना ही आय में कटौती करती है। मध्यवर्ती वस्तुएं विश्वसनीय नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अगर हम मध्यवर्ती वस्तु जो भी इंटरमीडिएट्स गुड्स आर नॉट रिलेबल, अगर रिलेबल नहीं होते तो हम इनको यूज नहीं करते। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। इसको जो ये इंटरमीडिएट गुड्स है इसको इसलिए इंक्लूड नहीं करा जाता क्योंकि क्या होता है इसमें डबल काउंटिंग से बचने के लिए नहीं करा जाता, क्योंकि इनके जो रेट है वो अप या डाउन कभी भी हो सकते हैं। उनको बार बार एक फिक्स रेशो में लिखना दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका नहीं इंक्लूड करा जाता है, अवॉइड करा जाता है डबल काउंटिंग के लिए। ठीक है, किस लिए करा जाता है? डबल काउंटिंग से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, दोहरे लेखांकन से बचने के लिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। साथ में लाइक करते रहे, क्लास को शेयर करते रहे, कमेंट्स करते रहे, बताते रहे कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ये सीरीज रहेगी 30-40 सीरीज तक रहेंगी। इसमें डेली शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम है? क्वेश्चन नंबर 16 है, डिमांड है इसकी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री पहले तो क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो भारत और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के माध्यम से चलाई जाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया?
एसएससी सीपीओ 2024 का शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए डाबर, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी टिस्को, डी नाल्को। ध्यान रखेंगे ऐसी कौन सी कंपनी, टिस्को नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। टिस्को आपको पता होगा, टिस्को एक प्राइवेट उद्यम है, ठीक है। इसका ऑप्शन है इंडिया ऑयल लिमिटेड। क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार और प्राइवेट दोनों को कंबाइनेशन में चलती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बैंक को अन्य वित्तीय बैंकों से या संस्थानों से अलग करता है? विच फैक्टर distinguishes a bank from other financial institutions? कब का क्वेश्चन है? एसएससी सीपीओ 2024 का थर्ड का शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऋण और उधार स्वीकार करना, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। क्या करना? जमा स्वीकार करना। ऑप्शन विच इज द ऑप्शन इज द राइट? ए एक्सेप्टिंग लोन्स एंड एडवांस। दीर्घ है आपका प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स देता है आपको, या फिर कहता है कि लैंडिंग देता है आपको, थोड़ा सा उधार ऋण देता है, या फिर आपके एक्सेप्टिंग जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखेंगे ये आपके जमा राशि को स्वीकार करता है, साथ में आपको ऋण भी प्रदान करता है। तो अगर आप जमा ही नहीं करोगे तो ऋण कहां से प्रदान किया जाएगा? इसीलिए ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जमा राशि को स्वीकार करता है, एडेप्टिंग एक्सेप्ट करता है आपके डिपॉजिट्स को। एसएससी सीपीओ 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल प्रकृति का होता है? कैसा? ध्यान रखेंगे सीपीओ 2024 सॉरी एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है शिफ्ट सेकंड का। कौन सी शिफ्ट है? सेकंड शिफ्ट है। इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, या फिर आपका कॉर्पोरेट टैक्स। पूंजी लाभ कर, इसको कहते हैं कैपिटल जो आपका गेन्स है, इसको टैक्स। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए ये आपका इनकम टैक्स पे लगने वाला एक प्रकार का कर है। पता होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स टू, जो आपके किस पे लगता है? आपके समानुपातिक कर पे है, क्योंकि आपको पता ही है जिस प्रकार से आपकी इनकम में इनहेंस होते जाता है, बढ़ोतरी होती जाती है, उसी माध्यम से आपके टैक्स भी बढ़ोतरी होते जाती है। इसीलिए इनकम टैक्स एक प्रकार का समानुपातिक कर है। कैसा कर है? एक समानुपातिक कर है, ठीक है। कैसा है? एक समानुपातिक कर है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री निवेश मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाता है? कहता है राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन, कह रहे हैं कि चेंज इन सेल ड्यूरिंग द ईयर। ऑप्शन बी निर्मित माल के स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक ऑफ फाइनेंस्ड गुड्स। अर्थ निर्मित माल के स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन द स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन, चेंजिंग इन सेक्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। जल्दी बताएंगे कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इनके वेटेज काफी है। एसएससी सीपीओ में भी देख सकते हो 2023 का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, कहता है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, जो उसके अंदर इन्वेंट्री निवेश होता है उसकी गणना हम इसलिए नहीं करते, उसको शामिल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो बैंकों के राष्ट्रीय है। कहता है कि वर्ष के जो दौरान बिक्री के परिवर्तन होते रहते हैं। आपको पता होगा किसी भी चेंज होता रहता है आपका जो सेल का ड्यूरिंग ईयर है। अभी आपने कोई फोन 5,000 में खरीदा, क्या पता उसका रेट कम हो या उसका रेट ज्यादा हो। कोई भी वस्तु का मूल्य अप या डाउन हो सकता है। किसी भी वस्तु का
उसके प्राइस में बढ़ोतरी भी हो सकती है या फिर उसमें कमी भी आ सकती है। इसीलिए बैंकों के मतलब जो वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन उसको अपलोड नहीं किया जाता है या उसको जोड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? क्वथनांक के बारे में बात करता है, कहते हैं कि विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। क्या सी लेवल पे पूछता है आपका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सी वाटर के ऊपर। सी वाटर के ऊपर बात करता है तो ध्यान रखेंगे ए 50 डिग्री टू 50 डिग्री, बी 100 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 75 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कहाँ का, सी लेवल का, वो हमेशा आपका 100/100 ही रहता है क्योंकि वहां पर आपकी सी लेवल की बात करी गई है। ठीक है, क्वथनांक आपकी किसकी बात करी गई है? समुद्री तल की बात की गई है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है साइंस से। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? भारत में राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या पूछा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा इन इंडिया? इन द राज्यसभा इन इंडिया। ए 245, बी 250, सी 238, बी डी 200 कितनी है 252। ध्यान रखेंगे राज्यसभा के बारे में बात होती है तो कहता है कि 250 होते हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता होगा जो भारत के आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये इसके मेंबर या अध्यक्ष होते हैं और इनको जो सैलरी दी जाती है किसकी दी जाती है? उपराष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है वो आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते सैलरी दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं है। वो आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको उस चीज की सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। तो ध्यान रखेंगे 250 है और एसएससी सीजीएल 2025 का ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। मान करके चल रहे हैं कि इस बार आने वाले 2 पेपर हैं जो सीजीएल का जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब उसको यहाँ पर करवाए जाएंगे पीवाईक्यूज के साथ। सारे पीवाईक्यूज इसी सीरीज में हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया? देखेंगे कहता है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया जियोग्राफी का क्वेश्चन। जियोग्राफी का क्वेश्चन, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देखेंगे कहता है कि धौलागिरी, एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा। ऐसा कौन सा है एवरेस्ट, धौलागिरी, एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा जिसको K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखेंगे भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं आप सभी को बता दूं अगर आप चाहते हो कि जियोग्राफी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, समझ में नहीं आती है, तो आप नवीन तनवर सर हैं एक, आपने देखा होगा ना, नवीन तनवर सर यूपीएससी की गाइडेंस देते हैं, फेमस फैकल्टी हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं जियोग्राफी। मैं रेकमेंड करूंगा खुद आप नवीन तनवर सर से एक बार जियोग्राफी पढ़ करके देखो, या उनका जो यूपीएससी में क्या चीज, जो यूपीएससी की डिमांड्स होती है, जैसे कि आपको पता होगा सी सेट होता है एक, सी सेट के अंदर ना कॉम्प्रीहेंशन आता है। क्या चीज? कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन। इस कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस लेना चाहते हो
सी सेट के लिए कि किस तरीके से जो पेपर 2 होता है सी सेट में जियोग्राफी या कॉम्प्रिहेंशन की किस क्लास ले लेना चाहते हो, मैं सबसे कहूंगा नवीन तनवर सर की क्लास ले लो। नवीन तनवर सर की जाना, गूगल यूट्यूब पे जाना, सर्च करना जियोग्राफी बाय नवीन तनवर सर। क्या बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को, हर एक सेगमेंट को 3D मतलब इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है ना। मैं पर्सनली उनकी वीडियोस भी देखता हूँ। साथ साथ जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी क्लास से ही एक भी क्वेश्चन समझ लो कि छूटे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी पेपर रहा हो। अभी रिसेंट में जो 2025 में यूपीएससी का जो पेपर रहा है उसमें भी उनके क्लास में से जियोग्राफी के अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं के क्लास में से पूछे गए हैं। ठीक है, जियोग्राफी के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जरूर आप जाए नवीन तनवर सर को सर्च करें और जाकर के उनकी क्लासेस को देखें। ठीक है, आगे करते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था जिसका नाम क्या था, कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं नवीन तनवर सर की जो भी है वीडियो का मैं चैनल भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर्सनली गाइडेंस उनका गजब है, एक नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम पूछ रहा है। कहता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन द क्लिम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने क्या करा था, फतेह करा था। उनका नाम था बिछिंद्री पाल। क्या था? एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, पूर्णा पूर्णा मालावत या फिर बिछिंद्री पाल। ध्यान रखेंगे बिछिंद्री पाल उनका नाम था, बिछिंद्री पाल। ठीक है, बिछिंद्री पाल ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात हो रही है, तो कहता है कि भारत में हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है 2022 का। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम वेंटिक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्य पदभार संभाला था। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। मैं पर्सनली नवीन सर का भी स्टूडेंट ही हूँ, उनसे पढ़ना मतलब अलग ही लेवल की है। एक तरीके से जियोग्राफी का वो एक एक कोना निचोड़ करके ला करके आपके सामने रख देंगे। चलो आगे चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? घनत्व के बारे में बात कर रहा है। जो पानी का घनत्व होता है एट वाटर, जो आपका टेम्परेचर होता है इस द उसकी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कौन सा है? ध्यान रखेंगे जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके डियर, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना के पीछे का इतिहास आप सभी को पता होगा, परंतु यूएनओ से क्वेश्चन आता है तो उसके कई सारे जितने भी इसके एजेंसियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है। 2019 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1945, 1947, 1949 या फिर आपका 1950। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए अभी तक जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, वर्ल्ड वॉर्स को रोकने के लिए ही आपके यूएनओ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना करी गई थी 1945 में विश्व युद्ध को रोकने के लिए।
द्वितीय विश्व युद्ध जैसे कोई और घातक युद्ध ना हो, उसी के लिए यूएनओ की स्थापना करी गई थी। और यूएनओ के जो वर्तमान में यूएनओ के नाम लिख करके बताएंगे जो भी है वर्तमान में, जो इसके महासचिव है, महासचिव का नाम लिखेंगे हियर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा गया PYQ। योंगजे नदी जो आपकी चाइना के देखने के लिए मिलती है, अमेज़न रिवर जो आपकी यूएसए में देखने के लिए मिलती है, या फिर गंगा रिवर जो आपकी भारत में देखने के लिए मिलती है, या फिर आपकी नील नदी जो आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलती है। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है नील नदी। कौन सी रिवर है? नील रिवर। इंडियाज मोस्ट लार्जेस्ट रिवर, इंडियाज मोस्ट लार्जेस्ट रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बस आज के लिए 27 क्वेश्चन ही बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 27 क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो PYQs में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा रहता ही है, इसीलिए हर सीक्वेंस को भी देखना जरूरी है। और मैं साथ में आपको टीचर्स भी रिकमेंड करूंगा, अगर फुल आप टाइम है आपके पास और आप फुल वीडियोस देखना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट की, तो मैं आपको धीरे धीरे क्लासेस में वो भी बताते चले जाऊंगा कि सबसे बेस्ट टीचर कौन कौन से हैं। जैसे अभी नवीन तनवर सर के बारे में बताया था, तो जियोग्राफी सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। जो आपका टेलीग्राम पर जो ये क्लास है इसकी जो PDF है टेलीग्राम पर मिलेगी आपको। टेलीग्राम पे जाकर के अमित कोचिंग क्लासेस 360 सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के, या सर्च कर सकते हो आप गूगल पे भी, यूट्यूब पर। और ये सीरीज डेली रहेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लासेस का टाइम रहेगा आपसे वही 7 बजे के करीब इसका क्लासेस का टाइम रहेगा। अमित कोचिंग क्लासेस लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने बताइएगा कि आपको क्लास ठीक लगी या नहीं लगी। ठीक है, सीरीज का नाम था अपना द्रोणाचार्य सीरीज। द्रोणाचार्य सीरीज क्या है? अब सभी प्रश्नों का तोड़ अब द्रोणाचार्य सीरीज के साथ। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। ठीक है डियर ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एग्जाम डेट जल्दी ही आने वाली है, नियरेस्ट है। जितना जल्दी हो सके हम इस क्लास को भी और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, मैराथॉन्स भी करेंगे साथ के साथ, जिससे कि हमारे जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन है वो छूट ना जाए। इस बार सिलेक्शन पक्का लेकर के रहना ही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अमित कोचिंग क्लासेस 360 को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।